एक माँ इंतज़ार करती रही करीब 50 साल तक, 50 से ज़्यादा बल्कि 60 साल तक, कि उसकी 4 साल की मासूम बेटी का कातिल कौन है, उसका नाम क्या, उसका चेहरा कैसा है, क्यों उसने 4 साल की बच्ची को मारा, एक बार उसे पता चल जाए। लेकिन यह हसरत पूरी नहीं हुई। पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया और इंतज़ार में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाकी रिश्तेदारों का भी यही हाल रहा, बाप का भी यही हाल रहा। किसी को जवाब नहीं मिला कि आखिर 4 साल की उस मासूम का कातिल कौन था। वो भी ऐसे शहर की कहानी है जहाँ की पुलिस को उस वक्त दुनिया की बेस्ट पुलिस फोर्स में माना जाता था। यहाँ तक कि डिटेक्टिव यानी कि जासूसों की एक पूरी फौज तैयार की गई इस केस को सुलझाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज 75 साल हो गए। इन 75 सालों में भी इस केस को सुलझाया नहीं जा सका और इस केस को सुलझाने की एक ही उम्मीद बची थी। एक जोड़ी जूते में से एक जूता, अगर वो जूता मिल जाता तो शायद ये केस सुलझ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस बच्ची का कत्ल हुआ, लाश के साथ उसके एक पैर में एक रेड शू था, लाल जूता। उसने बाएं पैर में यानी कि लेफ्ट पैर में ये जूता पहन रखा था। राइट पैर, दाहिने पैर में जूता गायब था। अब जहां ये जूता मिले, जिस जगह से मिले, वो जूता कातिल तक पहुंचा सकता था। इसीलिए इतिहास में, मीडिया में, हर जगह इस केस को नाम दिया गया रेड शू मर्डर केस, लाल जूता मर्डर केस। कहानी यॉर्कशायर की है, ब्रिटेन की कहानी है 1946 की। जब हम आज़ाद हुए हिंदुस्तान, तो उससे 1 साल पहले की। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और ये 21 सितंबर 1946, 21 सितंबर 1946 की कहानी है। यॉर्कशायर में एक 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम था नॉर्मा डेल। नॉर्मा डेल बड़ी प्यारी बच्ची, माँ बाप भी उसके अच्छे, घर गृहस्थी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। माँ बाप अपना, उनका कामकाज भी ठीक था। और उस वक्त 46 की बात करूं तो शायद वो चीज़ें नहीं थी आजकल के दौर में कि आप बच्चों को अकेले भेजें, बच्चे अकेले खेल रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं थी। तब ऐसा इस तरह के क्राइम और ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, और होती भी थी तो बहुत कम हुआ करती थी। तो 21 सितंबर 1946 को नॉर्मा डेल अपने घर के बाहर खेल रही थी। माँ अंगूर लेने के लिए बाहर गई थी। फादर जो हैं उसके, वो किसी काम से निकले थे। 2:30 बजे तक नॉर्मा डेल घर में ही थी, घर के बाहर खेल रही थी। 2:30 के आसपास उसकी माँ बाहर निकलती है, वो अंगूर लेकर आती है। जब माँ लौटती है तो पिता चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नॉर्मा डेल की माँ आवाज़ देती है कि अब आ जाओ। उसको कुछ कपड़े सिलने थे नॉर्मा डेल के और उसी हिसाब से नाप लेने थे। बट 4 साल की बच्ची खेल में इतना मग्न कि वो आने को तैयार नहीं थी। गुस्सा भी आता है और फिर नॉर्मा डेल की माँ आती है और उसे झिड़कती है और एक आध चपत भी लगा देती है। वो रोने लगती है और फिर जिद करके घर से बाहर निकल जाती है, फिर खेलने लगती है। करीब 3 बजे का वक्त हो गया था दोपहर के। नॉर्मा डेल की माँ को लगा कि उसके खेलने और बोलने की आवाज़ नहीं आ रही है। वो बाहर झांकती है तो देखती है नॉर्मा डेल है नहीं। आसपास में तलाश करती है, उसे लगता कहीं इधर दोस्तों के साथ है, कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर तक वो चारों तरफ जब ढूंढ लेती है, तब फिर नॉर्मा डेल की माँ पहली बार परेशान होती है, क्योंकि ऐसा इससे पहले हुआ नहीं था। अब वो हर तरफ ढूंढती है, मिलती नहीं। तब तक पड़ोसियों को खबर मिल जाती है, पड़ोसी भी अब मिल के ढूंढ रहे हैं, नॉर्मा डेल के जो कज़न हैं वो भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं। तब तक नॉर्मा डेल के पिता भी आ जाते हैं, उन्हें पता चलता है, वो भी हर घर में जाकर पूछते हैं, ढूंढते हैं, कहीं नॉर्मा डेल नहीं मिल रही। पूरी रात ढूंढ लिया, कहीं कुछ पता नहीं चला। अब कैलेंडर बदल जाता है, 26 की बल्कि 21 सितंबर की जगह 22 सितंबर की तारीख आ जाती है। 22 सितंबर 1946
नॉर्मा डेल को गायब हुए अब तक करीब 15 से 16 घंटे हो चुके थे। अगली सुबह हुई फिर तलाश करने के दौरान में ही एक बच्चा था जो उसी इलाके में रहता था। करीब सुबह 10:15 बजे का वक्त था और ये नॉर्मा डेल के साथ स्कूल में पढ़ता था। ये बच्चा, इसका नाम था माइकल डफी। हालांकि ये नॉर्मा से बड़ा था, 11 साल इसकी उम्र थी। तो डफी उधर से गुजर रहा था और अचानक उसने उसी इलाके में देखा कि एक सड़क किनारे झाड़ी के पास एक बच्ची की लाश पड़ी है। वो पहचान गया कि ये तो नॉर्मा डेल है। वो बदहवास भागता हुआ आता है नॉर्मा डेल के घर पर, उसके पिता को बताता है। उसके पिता उसके साथ आते हैं, बदहवास वो भी भागते हुए मौके पे पहुंचते हैं, देखते हैं सामने नॉर्मा डेल की लाश पड़ी है। पूरे शरीर पे चोट के कोई निशान नहीं थे, कपड़े पूरे थे, गले पे कुछ मार्क थे। उसको देख के लग रहा था कि शायद गला घोटा गया है। और नॉर्मा डेल का एक पैर का जूता गायब था, दाहिने पैर का। बाएं पैर में उसने जूते पहन रखे थे। अब जैसे ही ये बात पता चली, पूरे इलाके में मातम पसर गया। यहाँ जहाँ पे लाश मिली थी नॉर्मा डेल की, ये उसके अपने घर से मुश्किल से 60 गज की दूरी पर मिली थी, 60 यार्ड, और जिसे पिछले 16 घंटे से ये लोग ढूंढ रहे थे। इस जगह को भी ढूंढा गया था, लेकिन शाम और रात तक चश्मदीदों ने बताया कि वो इस इलाके से कई बार गुजरे यहाँ पे, बट वहाँ पे तब उन्हें लाश नहीं मिली थी। जिस जगह पे लाश मिली थी वहाँ पे 2 लोगों के घर थे, एकदम सबसे करीब में। एक मिस्टर ग्लवर्स लॉरी और दूसरे मिस्टर अल्बर्ट लैंगन। जो ग्लवर्स का घर था वो जहाँ पे लाश मिली नॉर्मा डेल की, मुश्किल से 4 फीट की दूरी पे थे, जबकि अल्बर्ट लैंगन की जो फेंसिंग थी उनके घर के बाहर, बिल्कुल उसके बराबर में नॉर्मा डेल की लाश पड़ी थी। तब इन दोनों के घर के करीब लाश पड़ी। पुलिस तब तक अपनी जांच शुरू कर चुकी थी। इन दोनों से पूछताछ किया गया तो इन दोनों ने बताया, ग्लवर लॉरी ने बताया कि वो शाम को आया था घर करीब 5:30 बजे। उससे पहले नॉर्मा गायब हो चुकी थी और उसने अपनी लॉरी वहीं पे पार्क कर दी थी। अच्छा, जहाँ पे ये लाश मिली थी वहीं पे एक लॉरी पार्क थी, तो ये इसी मिस्टर ग्लोवर की थी। दोनों कहा कि उन्होंने शाम 5:30 बजे के आसपास लॉरी पार्क कर दी थी, तब वहाँ पे कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद लॉरी वहीं पार्क थी और दोबारा वो लॉरी के पास गए ही नहीं, क्योंकि वो घर पे थे और उन्हें कहीं जाना नहीं था। और 10:15 बजे एक स्कूल के बच्चे ने वो लाश देखी। अल्बर्ट लंगन ने बताया कि वो करीब 2:45 बजे ही अपने एक दोस्त के साथ एक रग्बी मैच देखने के लिए निकल गए थे और वो 2:30 से 2:45 के बीच में तब नॉर्मा को जिंदा देखा गया था। तो अब इन दोनों के ऊपर से भी शक की सुई हट गई, क्योंकि दोनों ने जो बयान दिए उसकी तस्दीक भी हो गई। अब सवाल ये था कि नॉर्मा को कोई क्यों मारेगा? 4 साल की बच्ची, ना किसी से दुश्मनी। पुलिस अपनी तफ्तीश करती रही। इत्तेफाक से वहाँ के अखबारों में फ्रंट पेज पे ये खबरें आने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गला घोट कर मारा गया है और स्ट्रैंगुलेशन के मार्क थे। तो अब कोई 4 साल की बच्ची को गला घोट कर क्यों मारेगा? अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। इस तफ्तीश के दौरान करीब उस इलाके के 1000 लोगों को अलग अलग वक्त में बुलाया गया। उनसे लंबी पूछताछ हुई, उनके इंटरव्यू किए गए। 21 और 22 सितंबर दोपहर 2:30 से लेकर अगले दिन 10:15 तक के हर एक के रिकॉर्ड को चेक किया गया, कौन कहाँ था, कैसे था। इतना ही नहीं, उस पूरे इलाके में जहाँ पे ये लोग रहते थे, करीब करीब कई एकड़ ज़मीन में जो वेस्ट ग्राउंड थे वहाँ पे 10 एकड़्स, 10 एकड़ ज़मीन पे जो पेड़ पौधे, ये सारे झाड़ियाँ जंगल थे, उन्हें कटवाया गया, क्योंकि एक सबूत चाहिए था। और पुलिस को ये लगता था कि अगर नॉर्मा का जूता मिल जाए लाल कलर का, तो उस जूते के ज़रिए बहुत सारी निशानियाँ, बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं। तो 1000 लोगों के इंटरव्यू, पूछताछ, सारी चीज़ें हुई, उनके सारे बयानों को मैच किया गया, कोई क्लू नहीं मिला। इसके बाद अब ये हुआ कि इस लाल रंग के जूते को तलाशा जाए। 10 एकड़ की ज़मीन पर फैले जंगलों को, झाड़ियों को काटा गया,
चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, सैकड़ों पुलिस वाले लगाए गए, लेकिन वो जूता नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीता, केस ठंडे बस्ते में चलता गया। बाद में पुलिस ने फिर स्कॉटलैंड के डिटेक्टिव से मदद ली। स्कॉटलैंड की जो अपनी पुलिस है पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है, वो अपनी खोजी काम के लिए। तो यॉर्कशायर पुलिस को जब लगा कि अब उनके बस का नहीं है, तो स्कॉटलैंड पुलिस से भी उन्होंने मदद दी। स्कॉटलैंड की पुलिस भी आई, उन्होंने लंबी जांच की, सारे रिकॉर्ड खंगाले, कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, नॉर्मा डेल का कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान नॉर्मा डेल का एक कज़न था और वो करीब नॉर्मा डेल से 8 साल बड़ा था। उसका नाम था एलन पावेल। अभी करीब एलन पावेल की उम्र अभी भी जिंदा है और 80 साल के करीब है। एलन पावेल ने बताया बाद में, और जो उसने सारे बयान दिए थे, उसने कहा कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ दिनों बाद की बात है, और ये कज़न है नॉर्मा का। उसने कहा कि वो अपने घर में था और उसी वक्त उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक शख्स से बात कर रही थी, उसकी मॉम के सिस्टर या ब्रदर से। उसने बोला कि वो एग्जैक्ट पता नहीं कर पाया आवाज़ से कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे और उनके पेरेंट्स को ये लग रहा था कि मैं कॉमिक पढ़ रहा हूँ, जबकि मैं दिखा रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खोया हुआ हूँ, मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ, जबकि मेरे कान उन्हीं की तरफ थे। और वो जो बात कर रहे थे उसके बाद जो मैंने सुनी उसमें ये था कि वो लोग नॉर्मा के साथ क्या कुछ हुआ आखिरी 10 मिनट की कहानी बयान कर रहे थे, और उन्होंने उस शख्स का नाम भी लिया था जिसने नॉर्मा का कत्ल किया। लेकिन मैं वो नाम किसी को बता नहीं सकता क्योंकि प्रूफ नहीं है, केस हो सकता है। ये उसने एलन पावेल ने बयान दिया था और बोला कि ये भी मुझे मालूम नहीं था कि वो शख्स कौन था जिसके बारे में बात कर रहे थे, मैं नहीं जानता। एक और नॉर्मा का कज़न जो उस वक्त वहीं थे, उसी इलाके में थे, उनका नाम था ब्रायन डेल और उनकी वाइफ रेड शू के नाम से किताब लिखी। और इस किताब में उन्होंने, इनका दावा है कि हमने न सिर्फ सारी चीज़ें लिखी बल्कि कातिल का नाम भी लिखा। इसके बाद उन्होंने इस किताब को लेकर नॉर्मा की माँ से भी बात की। नॉर्मा की माँ चाहती थी कि ये किताब छपे, लेकिन जिसका नाम वो कातिल के तौर पर लिख रहे थे उस किताब में, उनके घर वालों तक शायद ये बात पहुंची और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम लिखो, और सबूत नहीं है तो फिर कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रायन डेल और बेथ का कहना है कि वो इससे घबरा गए, और फिर इसके अलावा उन्होंने कहा हमें गुमनाम धमकियां मिलने लगी कि अगर ये किताब पब्लिश हुई तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरफ कोर्ट में केस, सामने वाला मुकदमा ठोकने की, और दूसरी तरफ धमकियां गुमनाम। और इनका ये भी कहना था कि किताब में हमने नाम तो लिखा, हमारे पास प्रूफ कोई नहीं था। और किताब क्यों लिखी? उन्होंने कहा कि हमने पुलिस के साथ और बाकी डिटेक्टिव के साथ मिलकर, जो डिटेक्टिव वहाँ से स्कॉटलैंड से भी आए थे, इस केस की बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। करीब केस से जुड़े हुए 30 फाइलों को पढ़ा खंगाला, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद हम मियाँ बीवी ने यह किताब लिखने का फ़ैसला किया। और यही वन रेड शू, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी। उन्होंने कहा कि हमने इसमें कातिल का जिक्र किया। माँ चाहती थी बच्ची की ये किताब छपे, लेकिन जिसको कातिल के तौर पर रख रहे थे उन्होंने धमकी दी, और आखिर में डर कर इन दोनों ने इस किताब को पब्लिश करने से रोक दिया। ये किताब कभी छपी ही नहीं, मतलब लिखी तो गई, पब्लिश नहीं हुई। और इत्तेफाक से उसी दौरान 2003 में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब नॉर्मा की माँ फ्रांसिस, उनकी मौत हो गई। तो नॉर्मा के कत्ल के बाद करीब 57 साल तक, 57 ईयर, नॉर्मा की माँ जिंदा रही, इस उम्मीद में कि शायद उसकी बेटी के कातिल का पता चल जाए। लेकिन वो इस दुनिया से इस पहेली के साथ ही विदा हो गई कि उनकी बेटी का कातिल कौन है। पता नहीं चला।
पिता की भी डेथ हो गई। अब सारे कज़न जो हैं वो भी बड़े हो गए। वक्त बीतता गया, 70 साल बीत गए। 70 साल के बाद यॉर्कशायर पुलिस को अचानक कुछ पुराने केसेस की याद आई। कोल्ड केसेस जो पड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि चलो इसको अब खंगालते, इसमें क्या है। और उसी में से फिर उन्हें नॉर्मा का केस याद आया। 2016 में यॉर्कशायर पुलिस ने दोबारा फैसला किया कि इस केस को हम खोलते हैं अगर नॉर्मा के फैमिली वाले, उनके पास कोई इसमें लेटेस्ट जानकारी, कोई प्रूफ हो, कोई क्लू हो, वो हमें दें। चूँकि कज़न ने एक किताब में दावा किया था कातिल के नाम के तौर पर भी, तो उन्होंने कहा हम इसमें करेंगे। इसके बाद बात की ब्रायन डेल से, कज़न से, उनकी वाइफ बेथ से, उनके बुक के बारे में जो पब्लिश नहीं हुई, दूसरे कज़न से जिसने बताया कि मैं कॉमिक पढ़ रहा था और मेरे पेरेंट्स बात कर रहे थे और उस शख्स के बारे में उन्होंने नाम भी लिया था जो कातिल है, लेकिन अब उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी, क्योंकि अब खुद पावेल 80 का है, तो उसके माँ बाप कहाँ जिंदा रहेंगे। तो इन दोनों से भी बात की, किताब वाले उस कैरेक्टर से भी बात की, लेकिन कोई सबूत और कोई सुराग नहीं मिला। दोबारा इस केस को खोला गया 75 साल के बाद, और ये जानते हुए भी यॉर्कशायर पुलिस और बाकी लोगों ने कहा कि अब जो हम केस खोल रहे हैं, हमें मालूम है कि अगर हम इस केस को सॉल्व भी कर दें तो जो भी कातिल है वो अब इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि जब उसने कत्ल किया और ये चीज़ जिस तरीके से स्ट्रैंगुलेशन हुई थी, गला घोटा गया था, कोई बच्चा या कमज़ोर शख्स नहीं कर सकता, कोई भारी भरकम जिस तरीके का मार्क्स आए थे उस पर ओपिनियन थी। तो अगर उसकी उम्र उस वक्त भी 30 साल रही होगी तो 75 और 30 105 साल हो गए, 25 रही होगी तो 100 साल का हो गया। तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि अगर केस खुल भी गया तो शायद नॉर्मा का कातिल अब इस दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन ये सोचकर कि अब वो कातिल ज़िंदा नहीं है, इस केस को यूं ही छोड़ दिया जाए, ये भी गलत होगा। कम से कम परिवार का इतना हक है कि वो जाने कि आखिर 4 साल की बच्ची नॉर्मा का कातिल कौन था, क्यों कत्ल किया था, क्योंकि ना कातिल पता चल रहा है, ना कत्ल की वजह पता चल रही। लेकिन इन दोनों कज़न ने जो बयान दिया, उन्होंने एक बात कही, उसको लेके फिर दोबारा से जांच हुई। वो ये, उन्होंने कहा कि कातिल कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि 21 सितंबर 1946 को दोपहर 2:30 से 2:45 के बीच में नॉर्मा जिस जगह पे खेल रही थी, आसपास में तमाम लोगों के घर थे, और उसने उन्हीं घरों में से किसी एक घर में कोई ऐसी चीज़ देख ली जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और यही चीज़ देखने की वजह से उसकी जान गई। क्योंकि जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए थी और जिस घर में नहीं देखनी चाहिए थी, उस घर में रहने वाले लोग या कोई एक शख्स डर गया, घबरा गया, और उस सच को छुपाने के लिए उसने नॉर्मा का कत्ल कर दिया। कत्ल उसने दोपहर को किया, गला घोट कर, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मौका मिला उसको बॉडी को ठिकाने लगाने का रात में, और इसीलिए रात के वक्त उसने, या देर रात, उसने बॉडी को उसके घर से 60 गज की दूरी पर ले जाकर फेंका, क्योंकि उस जगह पे उससे पहले कई बार लोग घूम चुके थे, ढूंढ चुके थे, पर नॉर्मा नहीं मिली थी। यॉर्कशायर पुलिस का भी ये मानना है कि पहले से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, और उस वक्त और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आजकल अजीब अजीब तरह के क्राइम है। तो उनका भी इस बात पे यकीन है कि ये जो कत्ल हुआ ये अचानक हुआ, और शायद इस वजह से हुआ कि नॉर्मा ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो उसे देखना नहीं चाहिए था। अब वो ऐसी चीज़ क्या हो सकती है, इसको लेके भी जासूस ने और पुलिस ने बड़ी खुफिया तरीके से इस पूरे इलाके के हर घर को लेकर ज़ीरो इन किया और जांच की, लेकिन वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज 75 क्या बल्कि 76वां साल लग गया है, लेकिन आज भी वन रेड शू की ये पहेली अनसुलझी है। न इन 75 सालों में नॉर्मा का दूसरा जूता मिला, न कातिल मिला, न कत्ल की वजह मिली, न कत्ल का मकसद पता चला। आज भी ये एक अनसॉल्व मर्डर केस है, वो केस जो यॉर्कशायर के उस वक्त शहर में लोगों की ज़ुबान पर यह केस आ गया था, और ये अपने नाम की वजह से, क्योंकि इस केस को नाम ही दे दिया गया था सिर्फ एक मिसिंग शूज़ की वजह से, जूते की वजह से, द रेड शू मर्डर मिस्ट्री। तो रेड शू मर्डर मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है, सॉल्व नहीं हो पाया। 16 में 70 साल बाद इस केस को दोबारा खोला गया है। अब अगर कुछ इसमें नई चीज़ें आती हैं तो हो सकता है केस खुल जाए, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीदें कम इसलिए हैं
कि वक्त इतना बीत चुका है कि सबूत छोड़िए, अब जो कातिल या जितने सस्पेक्ट हैं शायद उनमें से भी ज़्यादातर अब इस दुनिया से रवाना हो चुके हैं। तो हालांकि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्या पता कब कभी अचानक केस खुल जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो ये थी कहानी द रेड शू मर्डर मिस्ट्री की, एक अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री की।